सभी सुनने वालों का स्नेह भारती के हिंदी कार्यक्रम की इस कड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं हिंदी के जाने माने कवि और लेखक सौरभ राय। नमस्कार। नमस्ते सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। शुरुआत करते हैं आपके बारे में जानने से। आप अपने बारे में बताएं, आप कहाँ के हैं, बैंगलोर कैसे आए, बैंगलोर में रहते हुए हिंदी में कविता करने का आपका अनुभव कैसा रहा? मेरी मातृभाषा बांग्ला है और मैं हिंदी में लिखता हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह यही रही, मेरा बचपन जो था वो झारखंड में बीता, तब तो वह बिहार हुआ करता था और मेरे सारे दोस्त हिंदी बोलते थे और मेरी भाषा हिंदी हो गई। और इस प्रक्रिया में मैं बचपन से ही कविताएं लिखता रहा। जैसी मामूली छोटी मोटी 2 लाइन की आप शेरो शायरी कहीं से सीख के, कहीं से देखकर आप अपना कुछ लिख देते हैं। ये मैंने भी किया और शुरू का मोटिवेशन तो यही होता है कि आप अपने आसपास के लोगों को थोड़ा इम्प्रेस करें, थोड़ा सा आप अपने आसपास के मित्रों में आपकी थोड़ी साख बन जाए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मैं बैंगलोर आया यहाँ पढ़ाई करने। यहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई की मैंने, कुछ साल नौकरी भी की और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कविता का सही मर्म समझ में आया, उसकी सही ज़रूरत समझ में आई और इस कड़ी में मैंने कई नौकरियाँ छोड़ी, कई जगहों पर काम किया। अब मैं यहाँ पर एक स्कूल में हिंदी का अध्यापक हूँ और अपने खाली समय में खूब पढ़ता हूँ, जो थोड़ा बहुत हो सके लिखता हूँ। दूसरा सवाल मैं आपसे वही पूछूंगी जो मैं यहाँ पर आने वाले सभी हिंदी लेखकों से पूछती हूँ कि बैंगलोर में, कर्नाटका में, जो अहिंदी भाषी क्षेत्र है, यहाँ पर हिंदी में लिखना, पढ़ना और पढ़ाना, ये अनुभव कैसा रहा? मुझे लगता है बैंगलोर हमारे देश के सबसे टॉलरेंट, सबसे उदार शहरों में से है। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है कि मैं हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी में पढ़ता हूँ और मेरे इतने कन्नड़ भाषी मित्र हैं और कन्नड़ कवि मित्र हैं जिनके साथ मैं जाता हूँ, वर्कशॉप्स में जाता हूँ, उनकी कविताएं सुनता हूँ, अपनी कविताएं कहता हूँ। हमारे बीच किसी भी तरह का वैसा कोई द्वेष भाव या कोई भी इस तरह की भावना नहीं है। हम एक दूसरे को सुनते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बैंगलोर में हिंदी, कन्नड़ा, अंग्रेज़ी तो है ही, तमाम भाषाओं के कवि मिलते हैं। बांग्ला और तमिल और मलयालम, ये सभी मेरे मित्र हैं। और पढ़ाने का अनुभव यह है कि हम देखते हैं हमारे बच्चों को अक्सर संघर्ष करते हुए, लेकिन इनके बावजूद हिंदी को जिस तरह का प्रेम मिलता है यहाँ पर, जो एक उदारता के साथ अपनाया जाता है, और हम में से कई उसी उदारता के साथ कन्नड़ा को भी अपनाते हैं, यहाँ के कल्चर, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति को भी अपनाते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जवाब सुनकर इतना अच्छा लगा सौरभ जी, क्योंकि आजकल अखबारों में, सोशल मीडिया में, सब तरफ ये जो भाषा को लेके कर्नाटक में, बैंगलोर में जंग सी छिड़ी हुई है, सब जगह वही सुनने को मिलता है। तो आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपने जो हमें बताया, वो एक बिल्कुल ही दूसरी तस्वीर दिखाई। पर इसके बारे में, इस भाषा के झगड़े को लेकर कि कर्नाटका में सिर्फ कन्नड़ा होनी चाहिए या हिंदी भाषा को थोपा नहीं जाना चाहिए, इस सब के बारे में आपके एक लेखक के रूप में, एक कवि के रूप में क्या विचार हैं? एक हिंदी का कवि होने के नाते मैं हिंदी से बहुत प्रेम करता हूँ और हिंदी से इतना प्रेम करता हूँ इसीलिए मुझे लगता है कि किसी भी भाषा को आप किसी दूसरी भाषा पर थोप नहीं सकते। अगर हिंदी का आपको प्रसार ही करना है, प्रचार ही करना है, और हिंदी का प्रसार प्रचार किसी सरकारी तंत्र ने तो आज तक नहीं किया। इसका सबसे बड़ा काम जो करती आई है वो बॉलीवुड है, हिंदी के अच्छे गाने हैं, या जो मिलिट्री में काम करते हैं, सरकारी नौकरियों में काम करते हैं, उनके बीच में जो दोस्तियां बनती हैं, एक कन्नड़ा व्यक्ति और एक हिंदी व्यक्ति के बीच में दोस्ती होती है और वो एक दूसरे की भाषा सीख लेते हैं। ये जो माहौल है, इसको बचाए रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भाषा को आप किसी के ऊपर थोप देंगे, चाहे वो हिंदी को कन्नड़ा के ऊपर थोपा जाए या कन्नड़ा को हिंदी बोलने वालों पर थोपा जाए, उससे हमारा नुकसान ही होगा। चलिए, बातचीत हम जारी रखेंगे, पर क्योंकि हमारे साथ एक इतने अच्छे कवि हैं, तो हम अब आपसे पहले एक कविता सुनना चाहेंगे। अपनी कोई पसंदीदा कविता हमें सुनाइए। जी, ये जो कविता है इसका नाम है मिटाओ। ये कविता मैंने अपनी बेटी के लिए लिखी थी। मिटाओ। छोटी 2 साल की बिटिया पेंसिल लेकर आई, कागज़ पर काट कूट कर मुझसे बोली मिटाओ। रबड़ से मिटाते हुए मैं सोच ही रहा था, इसमें क्या मज़ा कि आप जो लिखें सामने वाला मिटा दे। कि इस बार उसने पेंसिल 65 दफ़ा पूरा घिसा। मछली के पेट में हाथी की सूंड पर आकाश गंगा, जिसे मिटाने में काफ़ी वक्त लगा। आखिरी क्षणों तक उसकी पेंसिल लाठी लेकर मेरा कर रही थी पीछा, और रबड़ के बहते आंसुओं के समुंदर में लिखने और मिटाने का फ़र्क तक मिट चुका था। और अब जब मैं लिख रहा हूँ यह कविता,
मैडम चीस चुकी है पूरी कॉपी और पकड़ा गई है मुझे, मिटाओ। बहुत सुंदर। आपको अपनी कविताओं की प्रेरणा, जैसे इस कविता की प्रेरणा आपकी बिटिया, कहाँ कहाँ से मिलती हैं ये प्रेरणाएं आपको? मुझे लगता है कवि बनने की एक प्रक्रिया ये होती है कि आप चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखें। और जैसे दो प्रेमी होते हैं, आप देखेंगे अक्सर एक दूसरे से बात करते रहते हैं, जहाँ मौका मिलता है बैठकर बात करने लगते हैं, फ़ोन पर बात करते रहते हैं। कवि, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया से प्रेम करता है। वो एक पेड़ से भी बात करने लगेगा, वो एक बस से भी बात करने लगेगा, वो हर चीज़ में जीवन देखता है। और ये तो हुआ अनुभूति का मामला, चीज़ों को आप कैसे देखते हैं। दूसरा मामला है अभिव्यक्ति का। आप महसूस तो हम सभी करते हैं, लेकिन उसको अभिव्यक्त करना हर किसी को नहीं आता। वो अपने आप में एक अलग प्रक्रिया होती है, जहाँ आप चीज़ों को देखें और उसको भाषा का जामा पहनाएं। चीज़ों में आप विडंबना तलाशें, चीज़ों में आप कोई दूसरा अर्थ तलाशें, एक चीज़ में दो अर्थ तलाशें। इस प्रक्रिया में मैं अपने पास हमेशा कलम और डायरी रखता हूँ। अगर मुझे कुछ भी कोई पंक्ति मिलती है तो मैं उसे तुरंत लिख लेता हूँ। और फिर तीसरी बात है कि आप लिखने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत एडिटिंग, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये एक, जिसको अंग्रेज़ी में कहेंगे लेबर ऑफ लव, आप मेहनत करते रहते हैं, आपको कुछ हासिल नहीं होता। ये कवि का काम होता है एक तरह से देखा जाए तो। आप क्योंकि एक टीचर हैं, आप नई पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं उन्हें क्या पसंद है, नापसंद है। जी। आप समझते हैं कि कविताओं का उस तरह से वो लोग स्वागत कर रहे हैं आगे आने वाली पीढ़ी भी, जैसे कि पुरानी पीढ़ियां करती थी? क्या कविता उतनी पॉपुलर विधा है और रहेगी आगे भी? कविता की पॉपुलैरिटी मुझे लगता है बढ़ी है, खासकर यंगस्टर्स के बीच। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि पहले कॉलेज फेस्ट में, स्कूल में कविता को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं होता था। अगर आप कॉलेज फेस्ट में भाग लेना चाहते हो तो आप डांस कर लें, या आप गाना गा लें, या और भी कुछ चीज़ें होती थी, नाटक वगैरह। अब वहाँ पर एक स्लैम पोएट्री, ओपन माइक, इस तरह की चीज़ें आ गई हैं। तो कॉलेज में, स्कूलों में आप कविता करके भी पॉपुलर हो सकते हैं। शुरुआती कविता तो इसलिए लिखी जाती है कि आप अगल बगल के लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। ये पहले नहीं था। इससे बहुत फ़ायदा हुआ है कविता का। बहुत तरह के नए फॉर्म आ गए हैं। इनमें बहुत सारे लोग आगे चलकर कविता नहीं लिखते हैं, पाठक बनकर रह जाते हैं, या वो भी नहीं करते। लेकिन कुल मिलाकर इससे कविता को फ़ायदा ही पहुंचा है। जहाँ नुकसान हुआ है वो भाषा का, यानी इस तरह की विधाएं भारतीय भाषाओं में उतनी ज़्यादा नहीं हैं। हिंदी में आप कॉलेज फेस्ट में जाकर देखेंगे तो बहुत थोड़े से लोग होंगे जो हिंदी में आपको कविता पढ़ के सुनाएंगे, और सुनाएंगे भी तो एक पुराने ढर्रे पर। जिस तरह की कविता आज से 50 साल 60 साल पहले लिखी जाती थी, उसी ढर्रे पर अभी भी चीज़ें चल रही हैं। वहाँ पर उस तरह से हमारी जो पीढ़ी है, जिन्होंने मुक्त छंद और इन चीज़ों को अपनाया, वो उसका प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ियों पर थोड़ा कम दिखता है। अब यहाँ पर हम एक और कविता सुनेंगे। ये कविता है जंगल के जानवर और वर्तनी की गलतियाँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो हम वो पीढ़ी हैं जो अक्सर हम अपनी बातों को टाइप करते हैं, लिखने के बाद या लिखने से पहले, जैसे भी टाइप करते हैं। ये टाइप की गड़बड़ियों पर कविता है। जंगल के जानवर और वर्तनी की गलतियाँ। पिछली दफ़ा गेंदा लिखना चाहा और गेंडा लिख दिया। काफ़ी देर तक एक पूरी की पूरी कविता मेरी नाक में चुभती रही। हिप्पी की जगह हिप्पो लिखा। कीबोर्ड की गलती थी कि आई ओ के इतने पास था। वैसे मैं हिप्पू भी लिख सकता था, मगर हिप्पो लिखा। फिर उस दिन मैंने हिप्पो के नथुनों से धुआं निकलते देखा। पुराने रॉक गानों पर मटकाते देखा कमर। उस दिन मालूम पड़ा कि हिप्पो कितना शांति प्रिय जानवर है। घोड़ा को घड़ा लिख दिया। इसे मिटाना आसान था, मगर कई दिनों के बाद जब सचमुच का घोड़ा देखा, कैसा दरक गया कंठ। यह कैसी ध्वनि थी दूर तक टापों की, जो मेरी गलतियों से निकल घोड़े की प्यास बुझा रहा था। फिर एक बार हंस को हंस पढ़ा और हंस पड़ा। अक्सर हाथी को हाथ लिख देता था। अच्छा हुआ कि इस वजह से हाथों पर छड़ी पड़ी थी। हाथी पर पड़ती तो शायद भड़क जाता। बस इसी तरह एक हाथी ने हाथों पर चलते हुए मेरी भाषा में प्रवेश किया था। ताज्जुब यह कि मैं बटोर को बटेर, बालू को भालू और बाघ को बाघ की तरह ही देखता, सोचता, याद करता था। मेरी कल्पना में इनके नाम गलत थे, रूप नहीं। अफसोस, इन दिनों मैं अक्सर जानवरों के नाम और वर्तनी से अधिक भूल जाता हूँ इन जानवरों को। सौरभ जी, ये सुन के ना कुछ बातें याद आ रही हैं। एक तो आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, ठीक है, जैसे आप झारखंड के हैं, कर्नाटक में रहते हैं। दूसरा, आजकल इंटरस्टेट मैरिजेस हो रही हैं, तो जो बच्चे हैं उन्हें घर पे 2-3 भाषाएं सुनने को मिल रही हैं। जी। जैसे आपकी ये कविता सुनते सुनते मुझे याद आया,
क्योंकि मेरे बच्चे आधे हिंदी भाषी और आधे बांग्ला भाषी हैं, तो वो ड़ नहीं बोल पाते कई बार, जी। घड़ी को घड़ी कहते हैं। हम्म, तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रही है, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हम दूसरी भाषा के लोगों के साथ शादी कर रहे हैं, दूसरी भाषा के लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या लग रहा है, ये जो हमारी भाषाएं हैं ये बेहतर हो रही हैं या और बदतर हो जा रही हैं? भाषा को लेकर जजमेंट पास करने वाला मैं होता कौन हूँ, पहला सवाल तो मुझे ये लगता है पूछा जाना चाहिए। क्योंकि भाषा नदी की तरह होती है, वो स्वतः बहती रहती है, वो अपने रूप लेती रहती है। अगर हमारी हिंदी भाषा में बहुत सारे अंग्रेज़ी के शब्द आए हैं, पहले भी आते रहे हैं, अभी और ज़्यादा आ गए हैं, इसमें मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती। भाषा लोगों की संपत्ति होती है, लोक संपत्ति होती है, और इस पर हमारा ना किसी कवि ना किसी सरकार किसी की कोई उस पर पकड़ नहीं होती। तो भाषा तो अपनी राह खुद लेती है। जैसे बांग्ला में मैंने देखा है कि अब धीरे धीरे छोटी ई की मात्रा लगभग गायब ही हो गई है, क्योंकि बोलते ही बड़ी ई की मात्रा है। तो वो कॉलेज स्कूलों में भी वो गलतियाँ टीचर्स मार्क करना, उनको सही करना बंद कर दिया है उन लोगों ने। तो भाषा ग्रामर तो पीछे पीछे चलती है, भाषा लोग उसको लेकर आगे आगे चलते हैं। इस पर हमारा कोई नियंत्रण वैसे नहीं रहता है, बहुत कम रहता है। तो मतलब हमें जजमेंट करने की जगह समय के फ्लो के साथ बहना है, ये बहना कहना है, चाह रहे और हैं? जिन चीज़ों को हम बचाना चाहते हैं उसको हमें बचाना है। जैसे उदय प्रकाश की कविता है बचाओ, इसी पर है, हलंत को कौन बचाएगा, भड़भूंजा को कौन बचाएगा, जिन शब्दों से हम जो शब्द पीछे छूटते जा रहे हैं उनको कौन बचाएगा। ये बचाने का काम साहित्य करती है, काफ़ी हद तक करती है। साहित्य प्रेमी करते हैं, भाषा प्रेमी करते हैं, स्कूल कॉलेज के इंस्टीट्यूशंस करते हैं, टीचर्स करते हैं। हम लोग नंबर काट देते हैं, ड़ की जगह र लिख दिया तो वहाँ पे हम उस भाषा को बचाने की एक कोशिश ही कर रहे हैं। लेकिन लोक भाषा में तो बच्चे के नाम को ही हम इतना बिगाड़ बिगाड़ कर बोलते हैं, और जो प्रेम का जो संबंध है समाज में, उसमें फिर ये सब नियम कानून लागू नहीं होते। अच्छा, आपने शुरू में कहा था कि आप बच्चों को पढ़ाते हैं, कन्नड़ भाषी बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी भाषी बच्चों को कन्नड़ पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा बताएंगे आप विस्तार से कि किस तरह की समस्याएं इन बच्चों को आ रही हैं, और क्या ये लोग वास्तव में जो भाषा इनकी अपनी नहीं है, स्कूलों में सिखाए जाने से वो सीख रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, पसंद कर पा रहे हैं, या सिर्फ एक बोझ की तरह लिए हैं? दोनों बातें सही है। यानी आपको ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो घर में तमिल बोलते हैं, कन्नड़ा बोलते हैं, और हिंदी में सबसे ज़्यादा अंक ले आते हैं बोर्ड में। और ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो घर में हिंदी बोलते हैं और लिखित भाषा में उनकी गड़बड़ियाँ रहती है या लिख नहीं पाते अच्छे से। और ऐसे बच्चे भी मिलेंगे तमिल भाषी कन्नड़ा भाषी हैं और हिंदी में संघर्ष कर रहे हैं। ये तीसरे जिस प्रकार के बच्चे हैं उनकी संख्या अधिक है, संघर्ष ज़्यादा है। हिंदी भाषी बच्चों को अगर कन्नड़ा सीखने के लिए कहा जाए, और वो सीख भी रहे हैं बहुत सारे बच्चे, उनके संघर्ष भी हैं, और उतने ही बड़े संघर्ष उनके हैं जो कन्नड़ा भाषी हैं और जो हिंदी में अपनी परीक्षाएं लिख रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इनको थोपा नहीं जाना चाहिए, यहाँ पर चॉइस होना चाहिए बच्चों के पास कि उन्हें जो सीखना है। ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके पीछे की जो पूरी संरचना है उसका अभाव है। लेकिन मुझे लगता है हर स्कूल में बहुत सारे भाषा के विकल्प होने चाहिए। आप चाहें तो तमिल सीख सकते हैं, आप कर्नाटका में रहते हैं, तमिल भाषी हैं, आप तमिल सीखिए आप। और यही काम उत्तर भारत में होना चाहिए। जैसे मैं बंगाली हूँ, झारखंड में पला बड़ा, हमारे पास बांग्ला का कोई विकल्प ही नहीं था, वरना अभी मैं रविन्द्रनाथ और नवारुण भट्टाचार्य सबको, अपने प्रिय जीवनानंद दास को, सबको बांग्ला में पढ़ता, सुकांत भट्टाचार्य जी को, सबको बांग्ला में पढ़ता। वो विकल्प हमसे छीन लिया गया और हमने संस्कृत सीखी जो 50,000 लोगों की भाषा है। उसका मुझे फ़ायदा हुआ क्योंकि मैं साहित्य की दिशा में चलता हूँ, लेकिन मेरे क्लास में, मेरे दोस्तों में मुझे नहीं लगता कि संस्कृत सीखने का किसी को भी कोई फ़ायदा पहुँचा। तो ये सारी बातें हैं, ये एक बहुत नुआंस्ड डिबेट है, इसकी बहुत बारीकियाँ हैं, लेकिन तभी इसका समाधान ढूंढ पाएंगे अगर हम भाषाओं के बीच में तुलना करना और उनके बीच में किसी भी तरह के द्वंद्व को छोड़कर भाषाओं से प्रेम करना सीखें। सबसे पहले सभी भाषाएं हमारी मातृभाषा है, सभी भाषाएं बहुत बड़ी हैं और हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। और हम भाषाओं के बीच में अगर पुल बनाएं, जो ट्रांसलेटर्स करते हैं, और जैसे रेडियो बैंगलोर में आप हिंदी पर एक काम कर रही हैं, ऑल इंडिया रेडियो पर, इस तरह के अगर पुल गढ़े जाएं, यही काम उत्तर भारत में क्यों ना हो, क्यों ना वहाँ के रेस्तरां पे तमिल में, कन्नड़ा में उनके नाम लिखे जाएं। इस तरह की चीज़ें अगर हों तो मुझे लगता है कि ये विवाद अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। फूड फॉर थॉट कहते हैं ना, सोचने के लिए बहुत कुछ दे दिया आपने अपने इस जवाब में। सौरभ जी, और एक कविता सुनाइए। जी ज़रूर। ये कविता है मॉल। हम सब मॉल जाते हैं, मॉल पर कविता। एक मशीनी हाथ
मुझे दरवाजे पर रोककर लेता है तलाशी, बैग की जिप को खोलता बंद करता हुआ। कतार में लगे जूते अपने सामूहिक अपरिचय में एक दिशा में ताकते हैं। हम बदलते हैं लगातार अपने चलने का प्रयोजन, गति, अंदाज। फर्श पर हमारी नैसर्गिक चाल फिसलती है। शीशे के पार चमकती हुई एक कैजुअल कमीज के ऊपर मेरा चेहरा ठहरता हुआ गुजरता है, लाल रंग की बोर्ड पर जहां लिखा है सेल। कांच के आर पार इत्र की खुशबू, नियॉन जैसी आंखों वाले सुंदर स्त्री पुरुष। मैं यूटोपिया में विचरता हूँ। यहाँ सब सच है, यहाँ सब भ्रम है, मगर सब हासिल है। सीढ़ियाँ मेरे पाँव के स्पर्श से चल देती हैं आकाश गंगा की ओर। फ्लोर दर फ्लोर दो चोर आँखें तारामंडल में मंडराती हैं। मेरी चीज़ें लगातार पुरानी पड़ जाती हैं। फ़ोन के स्क्रैच पर उंगलियों का मैल जमने लगता है। खटकने लगती है नाक को जैकेट में रची बसी अपनी देह की गंध। बोलिंग एले में एक भारी गोला अकेला लुढ़कता हुआ बोतलों की कतार से टकराकर विजयी होता है। टेलीस्क्रीन देती है जापानी में जीत की बधाई। आंखों में 3D ऐनक लगाए एक बच्चा आता है मेरे पास और पूछता है हाथ पकड़कर बाहर निकलने का रास्ता। एक आखिरी सवाल आपसे यही पूछूंगी कि ये जो सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है, तो सोशल मीडिया के आने से कविताओं को, साहित्य को क्या सहारा मिला है या उन्हें पीछे धकेल दिया है इसने? इसके दो पहलू हैं। एक तो कविता को लोगों तक पहुंचाने में सोशल मीडिया ने बहुत मदद की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे कवियों की कविताएं हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, उसकी कुछ पंक्तियां या पूरी कविता, उसके वीडियोस, उसके रील्स बन रहे हैं और उससे पाठक या श्रोताओं तक कविताएं पहुंच रही हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका जो प्रभाव कवियों पर पड़ रहा है, मुझे इससे थोड़ी चिंता होती है। कविता एकांत की विधा है। आप जितना एकांत में रहेंगे, अपने आप से बात करेंगे, अपने समाज में रहेंगे, वो कविता को फ़ायदा पहुंचाती है। सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि कवि हर, जैसे न्यूज़ रूम चलता रहता है 24 घंटे, मैं अक्सर देखता हूं कि कवि भी इसमें फंस जाते हैं। साहित्य की राजनीति हो चाहे देश की राजनीति हो, उसमें उलझ जाते हैं। हालांकि कवि को बिल्कुल पॉलिटिकल होना चाहिए, लेकिन ये इस तरह से तो ना हो, ये उसकी अपनी रचना प्रक्रिया का हिस्सा बने। यहाँ पर मुझे लगता है कि कवियों का एकांत उनसे थोड़ा छिन गया है सोशल मीडिया और तमाम चीज़ों की वजह से। सौरभ जी, अब हम यहीं पर विराम देंगे अपने आज के इंटरव्यू को। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, कभी फिर दोबारा ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। आप सुन रहे थे स्नेह भारती का हिंदी कार्यक्रम और आज हमारे मेहमान थे हिंदी के कवि सौरभ राय।